गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षक सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास, अध्याय 4 कृषि, और इसका पार्ट 3, ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ने जा रहे हैं कृषि यानी एग्रीकल्चर। और पहले हमने पढ़ा वाणिज्यिक कृषि पढ़ी थी, रोपण पढ़ी, मिश्रित वाणिज्यिक अनाज कृषि। उसके आगे अपन पढ़ रहे हैं मुख्य फसलें। अब देखिए मुख्य जो फसलें हैं उसमें पढ़ने जा रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्याओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो कहते हैं ना जनसंख्या की आवश्यकताएं रोटी कपड़ा और मकान है, इसमें अनाज यानी फसलें की भी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, इसलिए कई प्रकार की फसलें उगाई जा रही, बोई जा रही है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। कैसे माल की? कच्चे माल की आपूर्ति भी की जाती है। अब देखिए इसमें जो खाद्य फसलें, खाद्य यानी कि भोजन संबंधी, गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा, ये क्या है? खाद्य फसलें जो अनाज के रूप में, अपने खाद्य पदार्थ के रूप में काम आती है। और रेशेदार, जिससे रेशे, जूट वगैरह, ये जो रस्सियाँ वगैरह बनती है ना, वो रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलों में क्या आता है? जूट और कपास। अब जूट से आपको पता है कि आपने सीमेंट के जो प्लास्टिक वाले कट्टे देखे होंगे, ठीक है ना, वो जूट के द्वारा वो बनते हैं। और फिर कपास, कॉटन, है ना, इसको रेशेदार फसलें कहते हैं। पे यानी पीने के लिए, पे यानी जो पेय पदार्थ होते हैं, चाय, कहवा यानी कॉफ़ी, ये मुख्य पेय फसलें हैं, ठीक है ना। अब देखिए चावल। चावल में आपको ये विश्व की मुख्य खाद्य फसलें, चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार यानी भोजन। उष्ण कटिबंधीय आपको पता है ना कि जो 3 रेखाएं होती हैं, कर्क, भूमध्य और मकर, और ये भूमध्य रेखा जो है उसके ऊपर और नीचे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं। जितने भी इसमें कॉन्टिनेंट आते हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, यहाँ पे चावल भोजन के रूप में खाया जाता है और यहीं उगाया भी जाता है। चावल के लिए उच्च तापमान, यानी कि तापमान कितना होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, ऊपर हाई होना चाहिए। अधिक आर्द्रता, आर्द्र भी होना चाहिए, यानी कि बारिश वगैरह का मौसम होना चाहिए। ज़मीन गीली होनी चाहिए, ज़्यादा वर्ष भरी गीली रहनी चाहिए। और वर्षा की आवश्यकता होती है, इसमें वर्षा की भी आवश्यकता होती है। अब ध्यान रखना, ये चावल क्या है कि एक तो विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है, और इसके लिए उच्च तापमान होना चाहिए, अधिक आर्द्रता होनी चाहिए और वर्षा की भी आवश्यकता होनी चाहिए। यह फसल चिक्का युक्त जलोढ़ मृदा होती है, जिसमें नदियाँ वगैरह जो आती हैं उसमें रेत और नए कण जो लेके आती है वो जलोढ़ मृदा होती है, चिकनाई युक्त, जिसमें जल रोकने की क्षमता होती है। जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जल की जो क्षमता है ना, जैसे पानी भरा है वहाँ पे, तो उसका भराव रहेगा और सोखेगा धीरे धीरे, तो जिसमें जल रोकने की जो क्षमता हो वो सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है, ठीक है ना। अब देखिए चीन चावल उत्पादन में अग्रणी सबसे आगे। चीन क्या है? चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी है।
इसके आगे देखिए, इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र। ठीक है। अब आपको पता है ना, भारत की राजधानी जयपुर, जापान की राजधानी टोक्यो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, और जो ये मिस्र है, मिस्र में नील नदी बहती है, ये नील का वरदान है, और ये अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ध्यान रखना। अनुकूल जल वायविक दशाओं जैसे, अनुकूल मतलब जो जलवायु है अनुकूल होनी चाहिए, इन दशाओं से ही ये फसलें उगती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? कोलकाता, और बांग्लादेश की ढाका, है ना। अब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। अब देखिए, आपको देखना है गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान, गेहूं वर्धन काल, वर्धन यानी बढ़ने के समय मध्यम तापमान होना चाहिए। तापमान ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, नहीं ज़्यादा कम, नहीं ज़्यादा, मध्यम तापमान। वर्षा और शस्य कर्तन का अर्थ होता है फसल की कटाई, कर्तन मतलब कटना, शस्य मतलब फसल के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। जो गेहूं होते हैं ना, गेहूं में तापमान मध्यम होना चाहिए, वर्षा होनी चाहिए, और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय बहुत तेज धूप होनी चाहिए। जैसे आजकल अपन देखते हैं ना, अपने घरों में गेहूं की बोरियां पड़ी रहती है, गेहूं अपने को मिल रहा है, और वो ऐसे थोड़ी आ जाता है कि घर के अंदर बैठते हैं, यहाँ गेहूं कितने हुए, कैसे हुए। और किसान जानता है कि मैंने कितने रात दिन मेहनत की है, और इसकी कटिंग के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा होनी चाहिए। अपवाहित जो होती ना, जो अच्छी अपवाहित होती है, वैसी मिट्टी होनी चाहिए। सर्वोत्तम ढंग से इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है ना। अब इसके क्षेत्र, गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, जो कनाडा कहाँ है आपको पता है ना, कनाडा उत्तरी अमेरिका में, कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। फिर देखिए अर्जेंटीना कहाँ है? अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका में। रूस, यूक्रेन जो कि यूरोप महाद्वीप में, और यूक्रेन की राजधानी पता है आपको? कीव है। क्या है? कीव। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। ठीक है। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है पता है आपको? ब्यूनस आयरस, ध्यान रखना, ब्यूनस आयरस है अर्जेंटीना की राजधानी। और जो कनाडा उत्तरी अमेरिका में है, उसकी राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी कौन सी है? ओटावा। ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के आपको पता ही है, वॉशिंगटन। ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, फिर ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा महाद्वीप है, और भारत में विस्तृत रूप से ये उगाया जाता है। देखो, गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और
भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में ये शीत ऋतु, शीत मतलब सर्दी, सर्दी, शीत ही नहीं, सर्दी की ऋतु में, पता है ना आपको, गेहूँ सर्दी की ऋतु में होता है, जिससे अब हम इसे रबी की फसल भी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए मिलेट। मिलेट में अब आपने पहले भी नाम सुना या नहीं सुना, लेकिन अभी आप देख रहे हैं मिलेट। मिलेट यानी मोटे अनाज जो पाचन क्रिया धीरे कर पाते हैं। अब वो मोटे अनाज में देखते हैं, ये मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं और कम उपजाऊ और बलुई मृदा यानी कि रेतीली बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा, इसमें वर्षा की मात्रा भी कम ही हो और उच्च से मध्यम तापमान हो, कभी तापमान ऊंचा भी हो सकता है, कभी मीडियम भी हो सकता है, और पर्याप्त सूर्य की आवश्यकता भी होती है। अब वो मिलेट जो मोटे अनाज के रूप में आपको ध्यान रखना है, ज्वार, बाजरा इत्यादि और रागी, रागी की एक फसल होती है जो भारत में उगाए जाती है। अब देखिए ये जो है नाइजीरिया, चीन और नाइजर, इसके अनेक उत्पादक देश है। नाइजीरिया, चीन की राजधानी पता है ना आपको, बीजिंग। ठीक है, चीन का नाम आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हो। ठीक है, इसके अन्य उत्पादक देश है। अब देखिए इसके बाद अपन देखते हैं दूसरी जो फसल है उसके बारे में भी अपन देखेंगे, जो कि अब आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा चावल, गेहूं, मिलेट, तो अब आगे पढ़ेंगे मक्का। क्या पढ़ेंगे? मक्का। इसके लिए मध्यम तापमान होना चाहिए, मीडियम साइज का, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, मतलब उपजाऊ मृदा होनी चाहिए जो कि बहते हुए नदियों से जो लाई जाती है। मक्का उत्तर अमेरिका, कहाँ पर? उत्तर अमेरिका। और फिर देखते हैं इसमें जो है वो ब्राज़ील भी कहाँ आपको पता है ना? ब्राज़ील भी दक्षिण अमेरिका में ही है। ब्राज़ील भी दक्षिण अमेरिका में। चीन, रूस, कनाडा जो अपन ने अभी पढ़ा था उत्तरी अमेरिका में, भारत और मैक्सिको का भी आपने पढ़ाई था कि जो मैक्सिको है वो पहले भी अपन ने देखा था, पढ़ा भी था, जो कि मैक्सिको आपको पता है कि मैक्सिको ये नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है ना। और ब्राज़ील आपको पता ही है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है ना। और तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि ये जो मक्का की फसलें हैं ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मैक्सिको में उगाई जाती है। और मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से, कॉर्न के नाम से जाना जाता है। जो आप कहते हैं ना भुट्टा, यही वो है मक्का, है ना। और अपन अक्सर कहते हैं पॉपकॉर्न, ये मक्के के बीज से ही बनते हैं ना पॉपकॉर्न।
फूलते हैं यूं। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां भी पाई जाती है। अब देखिए कपास, कपास के बारे में पढ़ते हैं। कॉटन, जिससे वस्त्र वगैरह बनते हैं ना, धागे सुई, ये इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान होना चाहिए, हल्की बारिश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हल्की बारिश भी होनी चाहिए। और 200 से 210 यानी कि 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप होनी चाहिए। पाला रहित यानी कि पाला नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बारिश जो कभी कभी सर्दियों में भी बारिश हो जाती ना, वो पाला रहित होनी चाहिए। सर्दियों की जो बारिश होती ना, वो नहीं होनी चाहिए। और तेज चमकीली धूप चाहिए, धूप की आवश्यकता होती है। और ये कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? काली और जलोढ़ मृदा। काली और जलोढ़ मृदा यानी कि नई मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है, वो जलोढ़ मृदा, ठीक है ना। और एक काली मिट्टी होनी चाहिए। सबसे बेस्ट जो है कपास के लिए काली मृदा होनी चाहिए। और अब इसके जो क्षेत्र है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश हैं। ध्यान रख देना है कि चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, पाकिस्तान है, ब्राज़ील है और मिस्र। ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। जो सूती वस्त्र होता है ना, उसके लिए आपने शायद कपास के पौधे देखे होंगे जिसमें से फूल निकलते हैं, जिसको अपन बनिया भी कह सकते हैं। अपने जो मदर टंग की भाषा में कहते हैं ना, बनिया। और फिर इससे कपास वगैरह निकलता है, एक फूल की तरह, एक वाइट रुई निकलती है ना। अपने आसपास के क्षेत्रों में भी देखा करो, जिससे कि क्या है कि आधे से अधिक अपने को उस देखने से भी अपने को नॉलेज में चीज़ें आ जाती हैं। ये नहीं करी यार मैंने तो कभी देखी ही नहीं। जो अपने आसपास भी कुछ देखा करो। कहीं पर पर्यटक स्थल पर जा रहे हैं, कहीं घूमने भी जा रहे हैं, आजकल खेत खलिहान को भी देखते हैं, तो वो एक व्यवहारिकता के रूप में अपने को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। और जहाँ कहीं देखा तो पूछने की भी आदत रखें, उसके बारे में जानकारी लें। पटसन, इसको सुनहरा रेशे के रूप में जाना जाता है। इसको सुनहरा रेशा, सुनहरे रेशा क्या है? पटसन के रूप में भी जाना जाता है। ये जलोढ़ मिट्टी में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इस फसल की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इससे रेशे बहुत ज़्यादा बनते हैं। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। उष्णकटिबंधीय पते हैं ना आपको, भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, भारत और बांग्लादेश पटसन के लिए सबसे अग्रणी उत्पादक है। कौन से? भारत और बांग्लादेश, जो कि सबसे अग्रणी, सबसे आगे है। अग्रणी मतलब सबसे आगे है पटसन के लिए। और पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको बच्चों वीडियो है वो अच्छी तरह से सुनना है। एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुने, ढंग से सुने। और फिर सुनने के बाद उनको अच्छी तरह से देखना है। और मैप को भी देखा करो, खाली मैप भी ले आओ, खाली मैप की भी प्रैक्टिस करो। खाली मैप लाके कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, कौन कौन से ओशियंस है, कौन सी फसल कहाँ होती है, कौन से स्टेट है, कौन से कंट्रीज़ है, उसको भी देखा करो, लिखा करो। और एक मैप बुक भी ले आओ, है ना। अब जो आपको ये सामने जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है
और ढंग से कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिखने। अच्छी राइटिंग में लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, अच्छे नंबर मिलेंगे और आप दोबारा भी क्वेश्चन का आंसर पढ़ पाओगे, सही ढंग से पढ़ पाओगे और मात्राओं की गलती भी नहीं करनी है, सही ढंग से लिखना है। और जिनकी राइटिंग थोड़ी सी बैड है वो थोड़ा सा कॉपी लें और सुलेख लिखने की कोशिश करें। आदतें अभी से ही बना लोगे, नज़रअंदाज नहीं करोगे तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि बड़े तो आपको कहेंगे ही, आपके भले के लिए कह रहे हैं, तो उसका आप विशेष ध्यान रखें, गुस्सा नहीं करें और उस चीज़ को समझें कि हमारी भलाई के लिए ही कहा जा रहा है, दूसरों के लिए नहीं। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी तरह से देने हैं। थैंक यू।